सहारा न्यूज़ 24 शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को सहारा न्यूज़ 24 शो के होस्ट की राय न माना जाए। सहारा न्यूज़ 24 का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना या अपमानित करने का उद्देश्य नहीं है। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है और आयुर्वेद हमें स्वस्थ जीवन जीने के बारे में बताता है। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने इसका स्मरण किया था। अब आयुर्वेद का जो ज्ञान था, जो लास्ट में ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमार से इंद्र। मैंने भी अपना जो चिकित्सा कार्य है वो एलोपैथी के साथ में शुरू किया था। अच्छा। पर थोड़ा सा मैं आयुर्वेद के प्रति मेरा लगाव था। उनको समस्या थी कि उनको शादी के बाद में उनको लगभग 6-7 साल का समय हो गया था और अभी तक उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उसका अगले दिन मेरे पास में दोबारा कॉल आता है और वो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब, वो मैडम का मैंने प्रेगनेंसी चेकअप किया था। क्या रहा? कहते कि सर पॉजिटिव, ऐसा कह के वो रोने लगा। उसने मुझे कहा, डॉक्टर साहब कोई ट्रीटमेंट आप ही कर दो, मैं तो सभी जगह दिखा चुका हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये मेरा एच भी नहीं घट रहा है। थोड़ा सा ना पेचीदा लगता है, संस्कृत में है थोड़ा सा, सिर्फ इतना ही पढ़ा जाता है कि भाई कैसे भी करके एग्जाम पास किया जाए। सिंपल सर, किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए भी जीवन भर दवाइयाँ खाना, तो ये तो ठीक नहीं है। अभी कुछ तो और ज़रूरत है, तो उसके लिए आयुर्वेद के अलावा कोई दूसरा विकल्प तो बचता नहीं है। किसी भी रोग के लिए, डायबिटीज़ के लिए या थायराइड के लिए या बीपी के लिए या सोराइसिस के लिए आपने दवाइयाँ बना ली और आप जितने भी पेशेंट आते हैं उनको सबको आप वही मेडिसिन देते जाओ, नहीं, हर किसी की दवाई अलग होगी। राम राम जी सभी को, मैं सुमित धनखड़ और स्वागत करता हूं फिर से आपका सहारा न्यूज़ 24 में। तो आज हम फिर से एक और नई शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू हुए हैं। तो स्वागत है सर। सर का नाम है डॉक्टर विनोद गुप्ता जी, जो कि एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक बार थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए कि आप इस फील्ड से कैसे जुड़े हैं और कितना आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। जी सर, जैसा कि सर आपको पता ही है, मेरा नाम डॉक्टर विनोद गुप्ता है जी। और मैं शक्ति आयुर्वेदा, जो कि हिसार में स्थित है, वहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत हूँ और पिछले लगभग 5 साल से हम वहाँ पे साध्य और असाध्य रोगों पे, हर प्रकार के रोगों पे आयुर्वेदिक चिकित्सा से कार्य करते हैं। ओके। जो है आयुर्वेद कितना पुराना है और ये आयुर्वेद है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है और आयुर्वेद हमें स्वस्थ जीवन जीने के बारे में बताता है। और आयुर्वेद कितना पुराना है इस संबंध में तो देखो ये कहा जा सकता है कि संसार की जो सबसे प्राचीनतम पुस्तक है वो ऋग्वेद को माना गया है और आयुर्वेद का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, ऐसा माना जाता है। जो हमारे जो संहिताएं हैं उसमें आयुर्वेद सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने इसका स्मरण किया था। भगवान ब्रह्मा से आयुर्वेद दक्ष प्रजापति जी ने सीखा था। दक्ष प्रजापति जी से अश्वनी कुमारों ने आयुर्वेद की शिक्षा ली। अश्वनी कुमारों से भगवान इंद्र ने आयुर्वेद की शिक्षा ली। अच्छा जी सर। तो उस समय तक जो है ये आयुर्वेद जो है ये देवताओं में ही चल रहा था। जी सर। तो मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी पे आयुर्वेद कैसे आया सर, इस संबंध में ऐसा वर्णन मिलता है संहिताओं में कि जब पृथ्वी पे रोगों की उत्पत्ति हुई, इसके समाधान के लिए ऋषि मुनि जो हैं वो हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला पे सभी एकत्रित हुए और जब वहाँ पे ये निष्कर्ष निकला उस संभाषा का, उस मीटिंग का, कि भाई इन रोगों का निवारण आयुर्वेद से किया जा सकता है। तो आयुर्वेद को सीखने के लिए वहाँ पे कोई धरती पे तो कोई था नहीं कि भाई जिसे आयुर्वेद का ज्ञान हो जी। अब आयुर्वेद का जो ज्ञान था, जो लास्ट में ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमार से इंद्र, तो इंद्र जी के पास जाने की ज़रूरत थी वहाँ पे। और इंद्र के पास जाना यानी कि इंद्र जो है वो स्वर्ग के राजा हैं, तो जीते जी तो कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता। बिल्कुल। तो वहाँ पे जो महर्षि भारद्वाज थे उनके पास में ऐसी सिद्धि थी कि वो जीते जी भी वहाँ स्वर्ग में जा सकते थे। अच्छा जी सर। तो महर्षि भारद्वाज ने ये दायित्व अपने ऊपर लेते हुए कहा कि मैं जाऊंगा। वो तैयार हुए स्वर्ग में जाने के लिए
और फिर वो भगवान इंद्र के समक्ष जाके और उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ में आयुर्वेद सीखने की इच्छा जाहिर की। महर्षि भारद्वाज भगवान इंद्र से आयुर्वेद सीख के धरती पर आए। और सभी ने मतलब उनको ज्ञान। जी, आयुर्वेद का यही है सर कि जैसे महर्षि भारद्वाज से पुनर्वसु आत्रेय और पुनर्वसु आत्रेय से चरक, इस प्रकार से ये आयुर्वेद की श्रृंखला जब से लेके अब तक लगातार चलती आ रही है। आयुर्वेद अनादि है, शाश्वत है, इसे ना तो कभी उत्पन्न किया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है। और भगवान ब्रह्मा ने भी इसका स्मरण किया था, ना कि इसको उत्पन्न किया था। यही कहा गया है आयुर्वेद के बारे में कि भी सृष्टि की उत्पत्ति के समय ये स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा और प्रलय काल में ये स्वयं ही ये खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ये शाश्वत है, अनादि है। तो सर मतलब आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मतलब जुटाई है आयुर्वेद से रिलेटेड, इतनी पुरानी पद्धति आप कह रहे हो ये है। जी जी। तो मतलब आप कैसे इस चीज़ से जुड़े, क्योंकि आजकल के लोग तो एलोपैथी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो आप इसके अंदर कैसे मतलब अपने आप को लगाया कि मैं एलोपैथी के बजाय आयुर्वेदिक में जाना चाहूँगा? देखिए सर, वही है कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। बिल्कुल। और जैसा कि सभी चिकित्सक अपना जो शुरुआत करते हैं, मैंने भी वैसे ही शुरुआत की थी। बीएमएस की डिग्री के बाद में जब मैंने अपना चिकित्सा कार्य शुरू किया तो मैंने भी अपना जो चिकित्सा कार्य है वो एलोपैथी के साथ में शुरू किया था। अच्छा। पर थोड़ा सा मैं आयुर्वेद के प्रति मेरा लगाव था, ठीक है। तो क्या होता था सर कि मैं एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में, जैसे मैंने अगर 3 मेडिसिन्स एलोपैथी की दी तो साथ में मैं एक आयुर्वेदिक दवाई में प्रिस्क्राइब में कर देता था। ओके। तो उसका मुझे इतना अच्छा मतलब परिणाम मिला कि मैंने सर चमत्कार होते हुए देखे उसमें। और मैं अपने जो जहाँ पे मैं अपना चिकित्सा कार्य करता था, जो मैं प्रैक्टिस करता था, उस एरिया में सर सबसे ज़्यादा काम मेरे पास था, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो थे वो मेरे पास आते थे। और उसका जो कारण था, अगर मैं आपको कारण बताऊँ, आयुर्वेद के कारण होते थे। और धीरे धीरे फिर सर मैंने अपना जो चिकित्सा कार्य में करते हुए सर मुझे कुछ ऐसे अनुभव हुए अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों से, जैसे मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया। जैसे सर कोई 1-2 उदाहरण हमें बता पाओगे? सुमित जी, एक बार मेरे पास में एक पेशेंट आए। ठीक है। और उनको समस्या थी कि उनको शादी के बाद में उनको लगभग 6-7 साल का समय हो गया था और अभी तक उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है। और डॉक्टर्स ने जो डायग्नोज किया था उनको, वो एजोस्पर्मिया यानी कि उनको शुक्राणुओं की कमी थी। और इस चीज़ के लिए उन्होंने काफ़ी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, पर दुर्भाग्यवश उनका कहीं पे समाधान नहीं हो पाया। ओके। तो उन्होंने कहा कि मेरी लास्ट होप आप ही हो, अब जैसा भी है जो भी होगा सर, देखो मेरे लिए तो फिर जीवन में इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं सर, जैसे भी करके हो। तो बहुत परेशान था वो। तो मैंने सर उसको ट्रीटमेंट जो भी हमारा आयुर्वेद का है, मैंने उसकी मेडिसिन बनाई। मेडिसिन बनाने के बाद मैंने वो स्टार्ट किया। लगभग सर 1-1.5 महीने तक उसने वो दवाई अपनी कंटिन्यू रखी। और ठीक है। एक दिन उसका फ़ोन आ रहा है मेरे पास और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी मिसेज को इस महीने पीरियड्स नहीं हुए हैं, महीना नहीं हुआ है। तो मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं भाई, पहले भी होता है क्या कभी ऐसा आपकी मिसेज को? तो उन्होंने कहा सर हो जाता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी गायनी से आप एक बार कंसल्ट कर लेना या अभी थोड़ा वेट कर लो। तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब क्या प्रेगनेंसी भी हो सकती है क्या? तो मैं थोड़ा सा परेशान था उस समय, और परेशान मतलब मैं कुछ काम कर रहा था। ठीक है। तो मैंने उसको मतलब जैसा मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने उसको बोला कि मैं यार ऐसा कोई जादू थोड़ी है कि अभी आपकी समस्या इतनी बड़ी है और आप अभी 1 महीने में ही आप ऐसा कह रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, आप मेडिसिन लो लगातार अभी। ठीक है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है आयुर्वेद। ठीक है, ऐसा बात ख़त्म हुई। उसका अगले दिन मेरे पास में दोबारा कॉल आता है और वो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब, वो मैडम का मैंने प्रेगनेंसी चेकअप किया था। तो मैंने कहा मैं क्या रहा? तो कहते हैं सर पॉजिटिव, ऐसा कह के वो रोने लगा सर। तो वो जो भी मतलब इतना देखिए आप उसकी फीलिंग्स उस बंदे की
और उसके बाद में सर 9 महीने के बाद में उसको एक स्वस्थ संतान जो है वो मिला। तो इसी तरह का एक एग्जाम्पल मुझे याद है सर, एक पेशेंट और था, बहुत जगह से चिकित्सा करवा चुका था, वो मुझे जानता था पहले से ही। ठीक तो उसको क्या समस्या थी कि उसका जो HB है सर वो 22 ग्राम था, लगभग 22 ग्राम HB उसका था। तो बहुत ज़्यादा होता है सर, तो 22 ग्राम HB कितना होना चाहिए नॉर्मल, मतलब इंसान में HB? देखिए नॉर्मल जो है वो 14 से 16 ग्राम मेल में होता है सर, और 12 ग्राम तक नॉर्मल जो है वो फीमेल में माना जाता है। ठीक है। तो उनका 24 था? हाँ, लगभग 22 था सर उनका। ठीक है। 22 ग्राम था, और उसके लिए सर वो बहुत परेशान था। वो मतलब उसने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया और कहीं से भी उसका समाधान नहीं हो पाया था। तो मैं उस समय एक बुक चरक संहिता है सर, मैं हमारी चरक संहिता में खोल के मैं पढ़ रहा था, और मैं रक्त पित्त करके एक अध्याय था, मैं उसमें पढ़ रहा था। तो उसमें ये आया था कि भाई जब रक्त पित्त रोग होता है तो पित्त बढ़कर और रक्त जैसे स्वरूप का ही हो जाता है। तो मैंने जैसे ही मैं वो पढ़ ही रहा था, वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, डॉक्टर साहब कोई ट्रीटमेंट आप ही कर दो, मैं तो सभी जगह दिखा चुका हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये मेरा HB नहीं घट रहा है। तो मैंने उसको कहा, मैं यार तेरे को कोई तकलीफ़ है? बोला तकलीफ़ तो नहीं है, मगर फिर भी डॉक्टर साहब ये तकलीफ़ हो सकती है कोई। बहुत चिंतित था वो। तो मैंने उसको रक्त पित्त की चिकित्सा दी सर। उसने 20 ही दिन वो रक्त पित्त की चिकित्सा ली, और वो उसका वो HB सर जो है वो बिल्कुल सर 14 ग्राम या 16 ग्राम पे आ गया सर। तो ये एक मतलब मिरेकल जैसा था। इस तरह के सर काफ़ी मतलब मैंने अपने चिकित्सा कार्य में मैंने देखा है सर। मैं जो जिसको कहेंगे चमत्कार जैसा होते हुए मैंने देखा है। तो कितना समय हो गया सर आपको इस फील्ड में काम करते हुए? देखिए इस फील्ड में तो मुझे काफ़ी समय हो गया। मैं बचपन से ही मुझे ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है। भाई मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया इसके लिए, ना ही मुझे किसी ने बताया। अच्छा। मगर पता नहीं कहाँ से खुद ही अपने मन में है कि भाई डॉक्टर बनना है, कैसे बनना है ये नहीं पता। जब मुझे याद है कि जब मैं 8th क्लास में था, तो स्कूल के बाद में मैं मेरे पड़ोस में ही एक डॉक्टर थे, मैं वहाँ जाके उनके पास में भाई जैसे काम सीखने की इच्छा जाहिर करी मैंने उनसे, और मैंने काम स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में एलोपैथी से ही मैंने जैसे सब शुरू किया। अच्छा। और फिर जैसे जैसे सर मैं आगे मुझे टाइम बीता, तो ये समझ आया कि भाई सिर्फ डॉक्टर ऐसे ही नहीं बना जाता, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई भी करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो BMS किया है सर सेंट सहारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पंजाब से। ठीक है। तो वो उसके बाद फिर आयुर्वेद से कब से जुड़े हुए हो? उस टाइम तो एलोपैथी के साथ जुड़े हुए थे आप तो। देखिए जैसा कि ना अब जो मेरी पढ़ाई थी BMS, तो वहाँ पे हालांकि आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों ही पढ़ाया जाता है। और जैसा कि सभी आयुर्वेद को जो पढ़ते हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आयुर्वेद थोड़ा सा ना पेचीदा लगता है, संस्कृत में है थोड़ा सा, सिर्फ इतना ही पढ़ा जाता है कि भाई कैसे भी करके एग्ज़ाम पास किया जाए, उसके बाद में करना तो एलोपैथी में प्रैक्टिस ही है। तो ऐसा ही सफ़र मेरा रहा। मैंने भी सर जैसे स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि एलोपैथी से किया, मगर जैसे जैसे मैं देखता था सर कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए जीवन भर दवाइयाँ खाना, लोग इतनी उम्मीदों के साथ में कि भाई डॉक्टर के पास आते थे कि वो रोग मुक्त हों। तो मुझे ज़रूरत लगी कि भाई ये इतना ही तो काफ़ी नहीं होगा। भाई छोटी सी समस्या, किसी को BP की समस्या है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, सिंपल सर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी जीवन भर दवाइयाँ खाना, तो ये तो ठीक नहीं है। अभी कुछ तो और ज़रूरत है। तो उसके लिए आयुर्वेद के अलावा कोई दूसरा विकल्प तो बचता ही नहीं था। एक प्रकृति परीक्षण करके शब्द कई बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो वो उन्होंने भी बोला था कि प्राकृतिक परीक्षण करवाना चाहिए। तो ये क्या है, मतलब ये थोड़ा सा बताओ इसके बारे में अगर पता हो तो। जी जी बिल्कुल पता है। देखिए हर किसी की प्रकृतियां हैं, ठीक है। आयुर्वेद में प्रकृतियां बताई गई हैं कि जब गर्भ का निर्माण होता है, शुक्र और शोणित के मिलने से गर्भ का निर्माण होता है जी। तो उस समय जो दोष प्रबल होता है, दोष यानी 3 दोष वात पित्त कफ, जिस दोष की अधिकता होती है वही प्रकृति बन जाती है, और जन्म प्रकृति कभी नहीं बदलती है। तो जिस प्रकृति का होगा
उसमें उस प्रकृति के लक्षण होंगे। जैसे वात प्रकृति का जो व्यक्ति होगा, वात प्रकृति के लिए कहा गया है अल्पकेशो कृशो रुक्षो वाचल्श्च मानसः स्वप्नेषु जलाशय है वात प्रकृति को नर। यानी कि जो वात प्रकृति का व्यक्ति जो होगा उसके केश अल्प होंगे, शरीर में रुक्षता होगी, पतला होगा, वो कृश होगा, और वो सपने में आकाश में भ्रमण करेगा। तो ये वात प्रकृति, अब इस प्रकृति का महत्व क्या है? ऐसे ही पित्त प्रकृति का बताया गया है कि जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति होगा उसमें अकाले पलितो व्याप्ते धीमन स्वेदी च रोषणम स्वप्नेषु ज्योतिष दृष्टता पित्त प्रकृति को नर। तो जो पित्त प्रकृति का जो व्यक्ति होगा उसमें जो समय से पहले ही उसके बाल जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाएंगे या सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, उसको पसीना अधिक आएगा, उसको गुस्सा ज़्यादा आएगा, उसको गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। और इसी प्रकार से कफ प्रकृति के गुण बताए गए हैं कि जो कफ प्रकृति का जो व्यक्ति होगा उसमें इस तरह के गुण मिलेंगे कि वो शरीर से हट्टा कट्टा होगा, ज़्यादा बुद्धि वाला होगा। ठीक है, तो हर प्रकृति का अपना अलग महत्व है। ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिस प्रकृति का जो व्यक्ति है उसमें उस दोष की अधिकता होती है और उसमें उन दोषों के से होने वाले रोगों की उत्पत्ति होने के ज़्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं। यानी कि जो जिस प्रकृति का होगा उसको उन्हीं रोगों का खतरा बना रहेगा। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही उनका है कि भाई आप अपना प्रकृति परीक्षण कराएं और उससे एक अवेयरनेस बने कि भाई आपकी प्रकृति जैसे वातज है तो वात रोगों की संभावना आपको ज़्यादा बनी रहेगी, तो आप उससे बचाव कर सकते हैं खान पान से। तो मतलब ये प्रकृति परीक्षण कर कहाँ सकते, कोई लैब वगैरह होती है फिर मतलब कहाँ? नहीं, देखिए कोई लैब में नहीं, कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक जो भी आयुर्वेद में चिकित्सा कार्य कर रहा है और उसे आयुर्वेद का ज्ञान है तो वो प्रकृति परीक्षण करेगा, जरूर तो करेगा। मतलब आप मतलब प्रकृति परीक्षण करते हैं? आप हाँ, कर सकते हो? बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो प्रकृति परीक्षण करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और हम करते हैं प्रकृति परीक्षण। हमारा जो चिकित्सा सिद्धांत है उसमें दोष, दुष्य, प्रकृति, इन सब चीज़ों पर विचार करके ही हम जो औषधि का निर्माण करते हैं। पेशेंट के लिए दवाई उस हिसाब से ही आप तैयार करते हो? जी बिल्कुल। देखिए शास्त्रों में ये चीज़, इन सब चीज़ों का वर्णन है कि एक ही रोग में मतलब औषधियाँ बदल जाती हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई आपने किसी भी रोग के लिए, डायबिटीज़ के लिए या थायराइड के लिए या बीपी के लिए या सोराइसिस के लिए आपने दवाइयाँ बना ली और आप जितने भी पेशेंट आते हैं उनको सबको आप वही मेडिसिन देते जाओ। नहीं, हर किसी की दवाई अलग होगी। बेशक शुगर के 20 मरीज अगर हैं तो उन 20 पेशेंटों का जो दवाई है, जो चिकित्सा है, उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क मिलेगा। तो वो सब होता कैसे है? उसकी प्रकृति के हिसाब से, उसके दोष के हिसाब से, कौन सा दोष प्रबल है। तो यही सब आयुर्वेदिक चिकित्सा में इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत रहती है, ठीक है, अच्छे रिजल्ट के लिए। ओके जी सर, एक और क्वेश्चन है कि कई बार मतलब हमने सुना भी है कि नाड़ी वैद्य होते हैं जो कि भाई नाड़ी को पकड़कर मतलब बता देते हैं कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत। तो ऐसा कुछ भी है, होता है रियल में, या फिर मतलब वो कुछ ऐसे ही बात बनाते हैं? नहीं, देखिए नाड़ी परीक्षण जो है ये आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है। अच्छा। और अंगुष्ठ तु मूले व्यासा नाड़ी जीव साक्षिणी तस्य गतिसाद विद्यात सुखम दुखम च रोगिणाम। यानी कि जो अंगुष्ठ के मूल में जो ये नाड़ी बह रही है ये अपने साथ में उन सब चीज़ों को, रोगी के सुख और दुख को बताने वाली है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित है। अच्छा। और इस ज्ञान का जो नाड़ी का जो ज्ञान है वो लगभग लुप्त ही हो गया है। ओके, ठीक है। तो मगर है सर बहुत सारी चीज़ों में। देखिए जो नाड़ी है, नाड़ी एक तो रोगी के दोष का ज्ञान कराती है और ये पूर्व ज्ञान है, ये बहुत सारी बीमारियों का जो अभी है नहीं उनका भी बता देगी कि भाई आपको ये रोग होने की पॉसिबिलिटियाँ हैं। ठीक है, परीक्षण है कि नाड़ी से आप प्रॉब्लम बता सकते हो, ये रियल है, ये आयुर्वेद में है। बिल्कुल। देखिए नाड़ी का जो ज्ञान है, मैं ये जितने भी तरह के रोग हैं
जो भी रोग की उत्पत्ति होती है वो वात पित्त कफ से ही उनकी शुरुआत हुई है। तो अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि जो दोष जो इम्बैलेंस हो गए हैं, घट गए हैं या बढ़ गए हैं, अगर हम उसको बैलेंस कर देंगे तो रोग अपने आप चला जाएगा। ठीक है। अगर हम नाड़ी से हम वात पित्त कफ की स्थिति को जान सकते हैं और अगर हम उसको बैलेंस करेंगे तो जो लक्षण हैं वो सब अपने आप चले जाएंगे, यानी कि रोग अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो बहुत डीप साइंस है सर। तो सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे बचपन में हम रामायण देखते आ रहे हैं कि हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया है, पूरा औषधि का पूरा जो भी उसके अंदर थी औषधि जिसको लेके आने थे, तो पूरा पहाड़ उठा ले आए थे। तो मतलब कि वो रियल में होती है क्या दिव्य औषधियाँ, या फिर मतलब वो सिर्फ एक काल्पनिक चीज़ है? जो रामायण में जो हनुमान जी जो द्रोणगिरी पर्वत जो उठा के लेके आए थे, पहाड़ उठा के लेके तो वहाँ पे 4 दिव्य औषधियों का वर्णन आया है जी। जिसमें विशल्यकर्णी, स्वर्णकर्णी, संधानकर्णी और मृत संजीवनी। एक टूटे हुए अंगों को जोड़ देती है, एक जख्मों को भर देती है, एक जले हुए वर्णों को ठीक कर देती है और मृत संजीवनी यानी मूर्छा को ख़त्म कर देती है। तो उनका अब हमें उस ज्ञान के लिए ना, हम उस ज्ञान के लिए हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को उस योग्य बनाने की आवश्यकता है। ये एक अनुसंधान का विषय है। अब मैंने आपको बताया सर कि जिसको 14 साल से 13-14 साल से संतान नहीं थी और वो उन्होंने 1 महीने चिकित्सा ली, उसके बाद में उनको संतान हो गई। किसी पेशेंट को सर पित्त की थैली की पथरी थी और उसके लिए उसको ऑपरेशन कराना था, वो पथरी निकल गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट जो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ चुका था कि भाई अब मैं ठीक नहीं होऊंगा और वो ठीक हो गया, तो वो उनके लिए सर वो दिव्य औषधियाँ ही तो हैं। मुझे याद है मेरे एक मित्र जो यहीं पास के ही गांव में चिकित्सा का कार्य करते हैं, उनके पिताजी को लंग्स की कुछ समस्या थी और उस दौरान उनका फ़ोन आता है और वो ये कहते हैं कि बहुत उदास थे वो कि डॉक्टर साहब पिताजी नहीं बचेंगे और सभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया है और अभी भी ऑक्सीजन पे ही हैं, मैं घर पे ले आया। जैसे डॉक्टर कह देते हैं ना कि भाई अब आप सेवा ही करो, घर ले जाओ, हमने जो चिकित्सा करनी थी हम कर चुके। तो मैंने उसको कहा, मैं डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप एक बार थोड़ा सा आयुर्वेद दे के देखते हैं, आयुर्वेद में ऐसी चिकित्साएँ हैं। और देखिए एक चिकित्सक को अंतिम सांस तक भी प्रयास करना चाहिए। तो हमारे आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ जो भी मुझे उचित लगा मैंने उनको दिया और 2-2 घंटे में मैंने कहा कि आप 2-2 घंटे में ये जीभ के नीचे उनके आप ये डालते रहिए। ठीक है। तो मैंने वो उनको दिया सर और लगभग सर 5-6 घंटे बाद में उनका फ़ोन आया कि भाई कुछ सैचुरेशन अभी सेट तो लग रही है, जो डाउन जाती जा रही थी अभी कुछ तो सेट लग रही है। तो उसके बाद में अगले दिन उनका फ़ोन आया कि सैचुरेशन बढ़ना शुरू हो गई है, बढ़ गई है, अब लगभग 70 के करीब है, जो कि वो 40 पे चली गई थी, 40 से 70 पे आ गई है। और वो बिल्कुल बाद में सर वो ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है और वो आज तक बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो क्या वो दिव्य औषधियाँ नहीं कह सकते हम? तो सर धन्यवाद, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो आप लोगों को आयुर्वेद के बारे में क्या बताना चाहोगे कि इसे जुड़ा रहना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए? थोड़ा सा नहीं जुड़ने का तो कोई यहाँ प्रश्न ही नहीं है। आयुर्वेद जैसा इस संसार में कुछ भी नहीं है और दूसरे देश जो हैं वो हमारे आयुर्वेद को देखो कितना लोगों में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता आई है। तो ये तो हमारे तो देश की ही पैथी है और वाकई में आयुर्वेद पे आप विश्वास कीजिए और निश्चित ही आपके जीवन में ये परिवर्तन ला देगी। ये तो देखिए एक कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप बीमार हों जब भी आप औषधियाँ लें। आयुर्वेद तो जो है ये जीवन का विज्ञान है कि आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही रहें। आयुर्वेद में जो आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो यही तो कहता है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमंचय, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही रहे और रोगी व्यक्ति के रोग दूर हों। तो सर क्या मतलब ऐसा पॉसिबल है कि आयुर्वेद से कि आप बीमार ही ना पड़ो अगर इसके साथ जुड़ जाएं तो? हाँ बिल्कुल है, देखिए शास्त्र तो यही कहते हैं और प्रैक्टिकली भी ऐसा देखा गया है
मेरे गुरुजी देव मुनि जी, उनकी आयु 100 वर्ष के बाद में उनकी जो मृत्यु है वो 100 साल के बाद हुई है। अच्छा। तो वो आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करते थे। अभी देखिए, जो सतयुग में जो आयु थी वो 400 वर्ष बताई गई थी जी। और त्रेता युग में 300 वर्ष, और द्वापर में 200 वर्ष, और कलयुग में 100 वर्ष की आयु है। तो मेरे गुरुजी 100 वर्ष तक जिए हैं। आयुर्वेद के सिद्धांतों का उन्होंने खूब वो पालन करते थे वो। तो ऐसा संभव है, क्यों नहीं है। आयुर्वेद तो जो है ये जीवन का विज्ञान है, साइंस ऑफ लाइफ इसे कहा गया है। शास्त्रों में कहा भी गया है, पथ्यसेति गदार्थस्य किम औषधि निसेवनम, पथ्यसेति गदार्थस्य किम औषधि निसेवनम। यानी कि अगर आप परहेज करते हैं तो आपको रोग होंगे ही नहीं, और अगर आप परहेज नहीं करते तो फिर आपको चिकित्सा या औषधि से भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आप दवाई ले लो, अगर परहेज नहीं करोगे तो उसका भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी। तो मतलब इतनी बढ़िया चीज़ है ये आयुर्वेद है, तो इसके साथ लोग इसको पढ़ते क्यों नहीं सर? तो इसका जुड़ते क्यों नहीं है? इसकी कोई पढ़ाई इतनी क्यों नहीं है? इसका कोई इतना फैली क्यों नहीं हुई आयुर्वेदिक? थोड़ा सा इसके बारे में बताओगे, क्या कारण रहा है इसका? नहीं, कि अपने जो पूर्वज से जब से जुड़ी क्यों नहीं हमारे साथ ये लगातार? देखिए, आयुर्वेद से हर कोई जुड़ा हुआ है जी। और भाई हो सकता है जाने अनजाने में कहूँगा उसको मैं। आज भी हमारे यहाँ पे भाई बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले आयुर्वेद से वो जुड़ता है। उसको चाहे कोई घर में हरड़ की वो दे रहे हैं, शहद दे रहे हैं, ठीक है, तो वो सब आयुर्वेद है। जहाँ तक सवाल है कि भाई आयुर्वेद के प्रति लोग इतने जागरूक नहीं हैं, क्या कारण है, तो ऐसा नहीं है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और पीछे कुछ इस तरह से रहा, कभी हमारे ऊपर पश्चिमी आक्रमण हुए, कभी मुगलों का शासन, कभी अंग्रेज़ों का शासन, तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है हमारे आयुर्वेद पे, क्योंकि हमारे देश की जो भी संस्कृति है उसके साथ में आयुर्वेद भी है, तो प्रभाव पड़ा है। अब जो बताया जाता है कि तुर्क बख्तियार खलजी करके एक शासक थे और उनको बीमार हो गए, वो उनको रोग हुआ और उनके देश के जो वैद्य थे, डॉक्टर थे, वो उनको ठीक नहीं कर पाए। तो किसी ने उनको कहा कि भाई भारत देश के वैद्यों से आप इलाज कराओगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो आचार्य राहुल भद्र जी को बुलाया गया नालंदा विश्वविद्यालय से और उनका इलाज किया और वो ठीक भी हो गए। अच्छा। तो बख्तियार खलजी जी को इतनी ईर्ष्या हुई, बल्कि देखो उनको ठीक हो गए थे तो उनको खुश होना चाहिए था। बिल्कुल। तो उनको हमारे देश के इस ज्ञान से इतना ज़्यादा मतलब ईर्ष्या हुई कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ही जलवा दिया और बहुत सारे हमारे जो चिकित्सक थे, आचार्य थे, उनकी हत्या तक करवा दी। अच्छा। अब जो आग उन्होंने वहाँ लगवाई उसमें हमारा सारा जो ज्ञान था वो सब नष्ट हो गया। ये तो दोबारा से उसका वो हुआ सर, जो भी जिसको मान लीजिए मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है और मुझे उसका ज्ञान है तो मैं उसको लिखूं, पर मैं वैसे थोड़ी ना लिख सकता हूँ कि 100% जैसी वो थी, वैसा तो संभव नहीं है। 30% 40% जो भी तो ऐसा ही हुआ है। पर अभी लोगों में आयुर्वेद के प्रति देखो जागरूकता आनी शुरू हो गई है। अब कोरोना काल के बाद लगा लीजिए आप, क्योंकि आयुर्वेद इस योग्य है भी, होना भी चाहिए। धन्यवाद सर, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें आयुर्वेद के बारे में दी। मुझे तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं ज़रूर थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करूँगा कि आयुर्वेद एक्चुअल में क्या है। तो सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और नई अपडेट के लिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, और नई इन्फॉर्मेशन आयुर्वेद के बारे में ही और बीमारियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे सर के साथ ही, कि और बीमारियां हैं जो बहुत सारी, उनको हम आयुर्वेद के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए सहारा न्यूज़ 24, खबर आपके काम की। धन्यवाद।